तो कहानी करते हैं यहां से शुरू। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। लेकिन अंत से पहले हमें पता होना चाहिए दो ध्रुवता का आरंभ। अगर आरंभ पता होगा तो ही हमें अंत की जानकारी होगी। अगर हमें आरंभ नहीं पता होगा तो अंत जानकर क्या करेंगे? इसीलिए हम जानना चाहते हैं सबसे पहले दो ध्रुवता का आरंभ। क्योंकि इसका आरंभ हुआ है तो इसका मतलब किसी दूसरी चीज का अंत हुआ होगा। हमेशा किसी चीज का अंत होता है तो उससे एक नई चीज का आरंभ होता है। जैसे आपने अपने जीवन में कभी भी केले का पेड़ देखा है? केले के पेड़ की खास बात होती है, केले का पेड़ पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार केला देता है, उसके बाद वो पेड़ गिर जाता है। पर जैसे ही वो पेड़ गिरता है तो उसके बाद वो एक नए पेड़ को जन्म देता है। इसका मतलब एक पेड़ का अंत हुआ और एक नए पेड़ की शुरुआत हुई। इसका मतलब जब भी किसी चीज का अंत होगा तो एक नई चीज का या एक नई चीज की शुरुआत भी होगी। ऐसे ही अगर हमें दो ध्रुवता का आरंभ पता करना हो तो हमें पता करना होगा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप दो चार बातें ऐसे ही जानते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला। 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई थी, जिनमें से एक ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र, एक ग्रुप का नाम था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में हमें जो देश देखने को मिलते हैं उनका नाम है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। इधर जो हमें देश देखने को मिलते हैं जर्मनी, जापान और इटली। चलिए, आपकी इसी बात को हम लोगों ने लिख दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो हम लोगों ने कुछ देश का कलर जानबूझकर कॉमन रखा है। इसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हमें यहाँ पर रेनबो बनाना है। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं ये देश एक विशेष महाद्वीप से संबंधित हैं। उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। इन यूरोप महाद्वीप के देशों ने ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन्हीं यूरोप के महाद्वीप देश ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट किया था। इस वजह से ये इस महाद्वीप के देश हो गए थे बहुत ज्यादा कमजोर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में अब ये देश कम से कम ताकतवर नहीं बचे। ताकतवर कोई नया देश ही उभर कर सामने आएगा। पर क्योंकि धुरी राष्ट्र हार गया तो कम से कम इनमें से कोई देश उभर के सामने नहीं आएगा। और ये देश दो वर्ल्ड वॉर लड़के अपनी स्थिति कमजोर कर चुके हैं। इसका मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया में 7 महाशक्ति थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 महाशक्ति उभर कर सामने आई। एक को कहते हैं यूएसए, एक को कहते हैं यूएसएसआर। और इन दोनों को मिलाकर चैप्टर कह रहा है दो ध्रुवता। दो ध्रुवता का मतलब दुनिया में 2 महाशक्ति। ध्रुवता का मतलब होता है किनारा या छोर। दुनिया के 2 छोर हैं, 2 हिस्से हैं, 2 एंड हैं। एक तरफ है अमेरिका और एक तरफ है यूएसएसआर। और ये दुनिया की 2 ध्रुवता दुनिया पूरे 46 सालों तक रही। और जिसका टाइम पीरियड था 1945 से लेकर 1991। 1945 से लेकर 1991 के बीच में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है। इसी को हम लोग किताबी भाषा में दो ध्रुवता कहते हैं। लेकिन चैप्टर ने पहले ही कह दिया है इस दो ध्रुवता का हो चुका है अंत। दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ? तो भाई साहब 2 ध्रुवता में से एक ध्रुवता हो गई खत्म, और 2 ध्रुवता जैसे खत्म हुई तो कितनी ध्रुवता बची? एक, और वो कौन है? अमेरिका। इसका मतलब चैप्टर हम ये कह रहा है कि 2 ध्रुवता का हो गया अंत। और 2 ध्रुवता का अंत इसीलिए हुआ क्योंकि जो दूसरे वाले भाई साहब हैं जिनका नाम है यूएसएसआर, ये खुद ही टूटकर बिखर गए। अब 2 ध्रुवता में एक अपने आप टूटकर बिखर गया तो अब 2 ध्रुवता बची या एक ध्रुवता बची?
तो दो ध्रुवता का अंत हो गया और एक ध्रुवता का आरंभ हो गया। आपको क्लास के शुरू में ही कहा था किसी चीज का अंत होगा और किसी दूसरी चीज का आरंभ होगा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो ध्रुवता आरंभ हुई, दो ध्रुवता समाप्त होगी तो एक ध्रुवता आरंभ होगी। इसीलिए चैप्टर कह रहा है दो ध्रुवता में यूएसएसआर खत्म। पर यूएसएसआर का अंत हुआ तो इसका मतलब इसका हमें आरंभ पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 हमें पढ़ाएगा दो ध्रुवता में अबाउट यूएसएसआर। सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ कैसे बना, सोवियत संघ का निर्माण किसने किया, क्यों किया, क्या थी, कैसे थी, टूट गई तो क्यों टूटी, टूटने के बाद क्या हुआ, ये तमाम बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? बोलो ना। चलिए, अगर हम लोग दो ध्रुवता की बात करें तो दो ध्रुवता को लेकर सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात है वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ को समझना हो तो एक देश को समझिए, उसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। अगर आप बिहार से हैं तो आपने सुना होगा रूस मतलब होता है नाराज होना। हमारे बिहार में कहते हैं रूस मतलब ये नाराज हो गया है। तो अगर कल को घर वाले बोले कि मेरी बेटी रूस गई है तो समझ नहीं आएगा कि रूस गई है या रूस गई है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। रूस एक देश का नाम है, देश एशिया महाद्वीप में है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। दिक्कत क्या है यहां, अगर आप देखोगे रसिया को तो वर्तमान का रसिया ये है, ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये रसिया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये रसिया इतना ही नहीं था, ये रसिया इतना बड़ा था। कभी रसिया के जो अगल बगल के आपको देश दिखाई दे रहे हैं ये भी रशिया का हिस्सा हुआ करते थे। जब मैं कह रहा हूं हुआ करते थे, इसका मतलब आज ये हिस्से नहीं। जैसे हम मान ले अजरबैजान, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ये सबके सब देश कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, पर आज ये रूसी साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। अब ये हिस्सा कब हुआ करते थे, कैसे अलग हुए, इसकी कहानी हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं रूस से वो सोवियत संघ कैसे बना। तो हम लोगों को तीन प्रोसेस समझना है कि पहले रूस था तो रूस से सोवियत संघ कैसे बना, अगर सोवियत संघ था तो दोबारा रूस कैसे बना। इसका मतलब रूस से सोवियत संघ, सोवियत संघ से रूस। पहले क्या था ये लोग, बाद में क्या बने, क्या समझ में आया? दुनिया गोल है, जहां शुरू करोगे समाप्त वहीं होना है। तो पहले हिस्से में पढ़ेंगे रूस से सोवियत संघ कैसे बना, फिर पढ़ेंगे सोवियत संघ से दोबारा रूस कैसे बना। यहां तक किसी को कोनो दिक्कत? बोलो ना। सारस वापस आते हैं। देखो, अगर रूस को समझना हो तो रूस एक साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? साम्राज्य का। तो इसे कहते थे रूसी साम्राज्य। रूस का साम्राज्य रूसी साम्राज्य, भारत का साम्राज्य भारतीय साम्राज्य। सिंपल सी बात है। तो रूस का एक साम्राज्य है जिसे कहते हैं रूसी साम्राज्य। बिल्कुल सही बताया आपने। अगली बात है, अगर रूसी साम्राज्य है तो रूसी साम्राज्य में कोई राजा होगा। रूसी भाषा में राजा को कहते हैं जार। क्या कहते हैं? जार। मुझे रूसी भाषा से तो मैं नहीं आती, बता रहा हूं। तो रूसी साम्राज्य या रूसी भाषा में राजा को जार कहते हैं। अब जार व्यक्ति का नाम है या पद का नाम है? तो इस पर कोई व्यक्ति भी होगा। भाई साहब का नाम है जार, पद का नाम है निकोलस। का नाम है जार निकोलस। इनके दादा का नाम था निकोलस, पापा का नाम हुआ निकोलस 1, इसका नाम हो गया निकोलस 2, इसका बेटे का नाम पर पहले ही मर गया। ये बेटा कहां से होगा बेचारे का? बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए सिर्फ जार निकोलस 2 तक बना। अब ये कह सकते हैं भैया ये इनके पास कोई नाम नहीं है क्या, कि बार बार वही नाम रख रहे हैं? इसकी वजह ये है कि ये नाम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उस नाम का इतिहास में विरासत है, उस नाम की कोई वैल्यू है, इसलिए ये लोग वो नाम रख रहे हैं। मतलब ये क्योंकि इनके नाम का अपना एक इतिहास है, इनके नाम का अपना एक वैल्यू है, इसलिए बार बार ये वही नाम रख रहे हैं।
हमारे दादा परदादाओं ने कुछ खास किया नहीं कि उनके नाम रखे हम लोग। नाम रखेंगे 4-5 लोग और कर्ज मांगने आ जाएंगे, आपका नाम ये है, लाओ 5,000 रुपये दो, लेके मरे थे तुम्हारे दादा। तो इसलिए हम उस नाम को कैरी नहीं कर सकते। वैसे भी इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आपको एक धर्म एक संस्कृति में नहीं तो दूसरी संस्कृति में, दूसरी में नहीं तो तीसरी संस्कृति में नाम आपको जरूर मिल जाएंगे, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। खैर टॉपिक वापस आते हैं। तो रूसी साम्राज्य है। रूसी साम्राज्य मतलब ये छोटा साम्राज्य या बहुत बड़ा साम्राज्य है? रूस अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके बाद इसने आसपास के देशों को और जोड़ लिया, तो ये छोटा होगा, ये बहुत भव्य होगा। बहुत बढ़िया। अगर इतने भव्य साम्राज्य का हिस्सा कोई जार है तो ये छोटा आदमी होगा, हलवा आदमी होगा, या बहुत ताकतवर होगा? बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जार के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है तो ये अधिकार देने वाला होगा, अधिकार छीनने वाला होगा? बहुत लोकतांत्रिक होगा या तानाशाही वाला होगा? डिक्टेटर आदमी है ये, बहुत तानाशाही वाले आदमी है, जनता से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। अच्छा, तानाशाही होगा तो इसके ऊपर किसी का कंट्रोल होगा या कंट्रोल नहीं होगा? नहीं होगा। इसको कहते हैं निरंकुश। तो जिन पर कोई अंकुश नहीं होता उसे निरंकुश कहते हैं। जो अपने मन से जो मर्जी कानून बना देता है, किसी की सुनता नहीं है, उसे तानाशाही कहते हैं। कई बार अवज्ञा के बच्चे टीचर के बारे में कहते हैं कि कह दिया 2 पर 2 मतलब 2 पर 2, कोई 3 बच्चा नहीं बैठेगा डेस्क पर। फिर बेचारे मुंह बनाते हैं, मुंह टेढ़ा करते हैं, मन में कुछ करते हैं, फिर डर जाते हैं, पर चलेगी तो भाई। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कई बार अवज्ञा में भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, पर हम लोग तानाशाही नहीं, बहुत लोकतांत्रिक लोग हैं। जनता बहुमत जिसके साथ होता है हम वो काम करते हैं। खैर, कम टू द टॉपिक। तो जार है, जार का नाम है जार निकोलस II। भाई साहब का नेचर है तानाशाही, भाई साहब निरंकुश हैं और जनता की बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं। तो राजा है, राजा निरंकुश है, राजा तानाशाही है, जनता की सुनता नहीं है, लेकिन कभी तो मौका आएगा जब वो जनता वो उसकी सुनेगी और जनता की बात राजा को सुननी पड़ेगी। ऐसा एक मौका आया। मैं आपको आगे की बात बताऊं, एक बात और बता देता हूं। भारत में ये जो रसिया है ना, वहां पर सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? और सर्दी पड़ती है बहुत भयंकर, इतनी भयंकर कि बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि खेत वेत सब ढक जाते हैं, सिर्फ बर्फ 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 होता है। जैसे हमारे यहाँ पानी भरता है घरों के अंदर, वैसे उनके यहाँ बर्फ भर जाता है, बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए। अब इसकी वजह से होता क्या है, खेती हो नहीं पाती। खेती नहीं होगी तो सिंपल सा मतलब है खाना उगेगा नहीं, खाना नहीं उगेगा मतलब खाने का शॉर्टेज होगा, खाने का शॉर्टेज होगा मतलब उसके लिए संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो लोग राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें खाना दो। पर क्या लगता है राजा निरंकुश है, तानाशाही खाना देगा? चलो इस बात को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हुआ ये 1905 जनवरी की बात है। कब की बात है? जनवरी की। जनवरी में एकदम से खाद्यान्न की कीमत बढ़ गई। खाद्यान्न मतलब होता है वो वस्तुएं जिसे हम खा सकते हैं। बताओ दिमाग खाद्यान्न है या नहीं? नहीं, हाँ है। अपने बारे में सोच के बताओगे। तो खाद्यान्न की कीमत एकदम से बढ़ गई, एक बात। दूसरा, खाद्यान्न तो बढ़ ही गया, साथ ही साथ लोगों का वेतन हो गया कम। बताओ ये कोई बात है? प्राइस बढ़ गया और सैलरी हो गई कम। मान लीजिए पार्ले जी की कीमत 2 रुपए थी, मैं 4 रुपए कमाता था, पार्ले जी की कीमत 4 रुपए हो गई, मैं अब भी 4 रुपए कमाता हूं, तो ये गलत बात है ना। अब मेरी भी तो इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़ नहीं रही, प्राइस बढ़ते जा रहा है। जनता इस बात को बर्दाश्त कर लेगी या विद्रोह कर देगी? जनता ने कर दिया विद्रोह। जनता विद्रोह करने के लिए कहां जाएगी? राजा के सामने, जहां राजा रहता है। राजा जहां रहता है उस महल का नाम है विंटर पैलेस। क्या नाम है? विंटर में राजा जहां रहता है उसका महल है तो हो गया विंटर, और पैलेस तो नाम हो गया विंटर पैलेस। जनता पहुंच गई, हाय हाय बाय बाय राजा मुर्दाबाद, तानाशाही हाय हाय करने लगे जनता। राजा को पसंद नहीं आया कि जनता इतना पता नहीं क्यों तो कचर कर रही है, और राजा ने कहा जाओ और गोली मार दो। सैनिकों ने पूछा गोली मार दे? बोला सुना नहीं, गोली मार दो। सेना गई, जनता वहां खड़ी थी, ठाए 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 गोली मार दी। ये घटना हुई थी 22 जनवरी 1905 को। उस दिन था रविवार और बहा था खून।
तो इसे कहा गया खूनी रविवार। तो 22 जनवरी 1905 को इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार हुआ, इसे ब्लडी संडे कहते हैं। ब्लड जिसमें बहा था संडे की, तो इसे ब्लडी संडे कहते हैं। जनता बिल्कुल परेशान हो गई। जनता ने पहली बार इतना खून देखा। 100 लोग मर गए, 300 लोग घायल हो गए। इतना दुख जनता से देखा नहीं गया, इतिहासकारों से देखा नहीं गया। उन्होंने लिख दिया दिस इज ब्लडी संडे। क्या लगता है, अब जनता का खून बहा है तो जनता चुप हो जाएगी या विद्रोह और भड़केगा? और राजा से कहा भाई साहब यू आर कंप्लीटली बदतमीज, आप बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि निर्णय आप अकेले मत लीजिए। देखो गोली मार दो, ये कोई निर्णय है? बताओ, दिस इज कंप्लीटली गलत जानकारी। इस वजह से हुआ ये कि राजा को कहा गया अब जब भी आप निर्णय लोगे तो हमारे कुछ लोग आपके साथ होंगे, हमारे कुछ लोग हमारे आपके साथ होंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं एक संसद। क्या बनाने जा रहे हैं? और इन्होंने अपनी संसद का नाम रखा ड्यूमा। क्या नाम रखा? यहीं से हमारा हिंदी फिल्म का गाना बना उइमा। ठीक है, तो ड्यूमा और उइमा का साफ साफ संबंध है। तो हम लोग, हमें रसियन भाषा आते हैं ना, इसलिए बनाते हैं गाने जी। तो 22 जनवरी 1905 के दिन घटना हुई। घटना के बाद राजा को नियंत्रित करने के लिए रूस की जनता ने एक संसद बनाया। संसद का नाम था ड्यूमा। बोला अब राजा कुछ भी अकेले निर्णय नहीं लेगा, जब भी निर्णय लेगा उसके आसपास के कुछ लोग होंगे जो उस निर्णय में उसकी सहायता करेंगे। यहां तक किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? बोलो ना। चलो, इसके बाद एक और क्रांति हुई, इसका नाम है फरवरी क्रांति 1917। इसके बाद दोबारा देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं रशिया में सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा। ड्यूमा की स्थापना जनवरी में हुई। जनवरी में सर्दियां होती हैं बहुत ज्यादा, और इस गर्मी में सर्दी की बात करना सचमुच बहुत भयानक है। कुछ लोग जानबूझकर उठकर पीछे गए हैं ताकि उनको सर्दी का एहसास हो। खैर, कम टू द टॉपिक। फरवरी 1917 में एक और क्रांति हुई। एक और, ये टाइम है 1917। कौन सा टाइम है? 1917। और गौर से सुनिएगा, 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर आप बताइए, आप इतने होनहार हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, अगर 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ है, तो जिस समय फरवरी क्रांति हो रही है, क्या उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा है या नहीं? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस शामिल था या नहीं? तो जवाब है हाँ, शामिल था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा ने निर्णय लिया, रूस के राजा ने, और राजा का नाम है जार निकोलस II। इसने तय किया कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाएंगे, यानी सेकंड नेता ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाने का निर्णय लिया। ठीक, इसके बाद युद्ध में गए। जनता ने ना पहले बहुत सपोर्ट किया कि हाँ मार देंगे, सबको उड़ा देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, पर हुआ नहीं। उनको लगा युद्ध 1 साल चलेगा, पहले 1.5 साल चलेगा, 2 साल चल जाएगा, पर युद्ध चला 4 साल। 1 साल बीता, सैनिक मरे। दूसरी साल बीता, सैनिक मरे। 2.5 साल बीत गए। देश में जो नौजवान हट्टे कट्टे लोग थे, बोला तुम भी जाकर युद्ध करो। बोला हमें बंदूक चलानी, बोला जाओ ना, बंदूक चलानी आती है, मतलब मरो वहां जाकर। और समझदार इंटेलिजेंट इंडियन लोगों को युद्ध में ले गए। देश में कोई बचा नहीं जो मशीन चलाना। रूस को चलाना भी तो है, सब लोग चलेगा वर्ल्ड वॉर में। फिर एक संकट आया, खाद्यान्न संकट। फिर कीमतें बढ़ गई, खाना कम हो गया, महिलाएं अब परेशान हैं क्योंकि हट्टे कट्टे लोग युद्ध में हैं, घर के सारे पुरुष युद्ध में हैं, घर में बाल बुतरू रह गए, नन्हे मुन्ने रही, उनको खाना देना है, खाना है नहीं। अब क्या करें?
महिलाओं ने तय किया ये बदतमीज राजा ही है। इससे पहले भी हमारा संकट आया था, उस समय भी राजा था, आज फिर संकट आया, आज भी राजा है, इस राजा को ही हटा देते हैं। और फिर क्या हुआ, 22 फरवरी 1917 के दिन मजदूरों ने क्रांति की। खासकर ये क्रांति महिलाओं के द्वारा की गई, इसीलिए क्योंकि महिलाओं ने क्रांति की थी, इसीलिए हम 22 फरवरी 1917 या जो 22 फरवरी है इसको मनाते हैं इंटरनेशनल वीमेन डे। और आप घर पर जाकर चेक करोगे कि इंटरनेशनल वीमेन डे कब आता है, तो आंसर आएगा 8 मार्च। और भैया आप बता रहे हो 22 फरवरी, तो आपको जीके के लिहाज से एक जानकारी दे देते हैं। पहले का कैलेंडर कोई और था, अब का कैलेंडर कुछ और है। पहले के और अब के कैलेंडर में 13 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 13। तो 22 में 13 जोड़ोगे तो आएगा 7 मार्च, उसके अगला दिन 8 मार्च, इसलिए हम आज मनाते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे। तो उस कैलेंडर के हिसाब से वो 22 फरवरी था, इस कैलेंडर के हिसाब से वो 8 मार्च है। तो जानकारी कोई सी भी गलत नहीं, कोई सा नहीं लिखा, आएगा ही नहीं। पर आएगा तो अब ये आएगा, कभी नहीं आएगा। पुराने कैलेंडर के अनुसार बताओ महिला दिवस कब मनाते थे? आप कुछ एक्सट्रीम थिंकिंग कर रही हैं, ये गलत बात है, थोड़ा कम सोचिए। 22 फरवरी 1917 के दिन महिलाओं के इस विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी क्रांति कर सकती हैं, इसीलिए महिलाओं की याद में हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वीमेन डे। यहां तक किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात समझिए, जैसे ही फरवरी क्रांति हुई सभी नेताओं ने, सैनिकों ने युद्ध करना बंद कर दिया। मतलब हम नहीं जा रहे युद्ध में, ये राजा को हटाओ और हमारा राज लेकर आओ। और फरवरी 1917 की क्रांति में राजा को हम लोगों ने हटा दिया, अब कोई राजा नहीं होगा। और राजा की जगह पहली बार उनकी एक सरकार बनी। किनकी? जनता की। किस सरकार बनी? जनता की। एक बात बताओ, अगर राजा चला गया तो ये जो इतना बड़ा साम्राज्य था राजा का, ये बचेगा या ये भी खाली हो जाएगा? इसका मतलब अब ये भी देश बनेंगे धीरे धीरे, क्योंकि पहले राजा था तो इतना बड़ा हिस्सा, अब तो राजा नहीं है, तो अब इतना बड़ा हिस्सा रहेगा, ये धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। चलिए, इसका मतलब अब ये जो देश है ये देश बनेंगे, पर पहले क्या था? ये रूसी साम्राज्य का हिस्सा। इसीलिए आपको शुरू में ये मैप दिखाया था। अभी इनका हिस्सा ये है, साम्राज्य में हिस्सा ये था, जब राजा मर गया दोबारा से क्या हो गए? इस तरह का हिस्सा। तो फरवरी 1917 की क्रांति में जो साम्राज्य था वो दोबारा से टूट गया, रूस नाम का एक नया देश बना और आसपास के देश अपने आप को अलग चलाने लगे। अच्छा बताओ, कोई देश होगा तो उसमें निर्णय लेने वाली कोई संस्था भी होगी जो निर्णय लेगी। रूसी भाषा में जो संस्था निर्णय लेती है उसे कहते हैं सोवियत। क्या कहते हैं? जैसे हिंदी में निर्णय लेने वाली संस्था को संसद कहती हैं, वैसे ही रूसी भाषा में निर्णय लेने वाली संस्था को सोवियत कहते हैं। मैंने आपको क्लास शुरू में बताया था, मुझे रशियन आती है, आपको नहीं आती, तो मैं बार-बार बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो सोवियत मतलब वहां की संसद। अगर कोई रसिया का आदमी इंडिया में आएगा तो वो ये नहीं कहेगा दिस इज इंडियन पार्लियामेंट, वो कहेगा दिस इज इंडियन सोवियत। सोवियत का मतलब निर्णय लेने की संस्था। मुझे बस एक बात बताइए, ये निर्णय लेने की संस्था सिर्फ रूस में होगी या आसपास के देशों में भी होगी? हर देश में सोवियत होगी, हाँ या ना? चलिए, मैं ये बात आपको ऐसे बता रहा हूं क्योंकि आगे बात इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, फरवरी क्रांति हुई, फरवरी क्रांति के बाद राजतंत्र हो गया यहां से खत्म और आ गया यहां पर एक सरकार। जो सरकार आई इसकी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये सरकार पूंजीवादी की सरकार है। पूंजीवादी का मतलब ये एक ऐसी सरकार है जिसमें प्राइवेट लोगों को विकास करने का मौका दिया गया है कि भाई अपनी फैक्ट्री खोलो, लोगों की भर्ती करो और पैसा कमाओ, फैक्ट्री खोलो, लोगों की भर्ती करो, पैसा कमाओ, फैक्ट्री खोलो, लोगों की भर्ती करो, पैसा कमाओ। इस तरह का ये संगठन है। इसीलिए दिक्कत क्या है? दोबारा से, जब कभी भी लोगों के पास निजी संपत्ति होगी तो वो संकट के समय ज्यादा से ज्यादा कमाने पर देंगे बल। इसी बात बताइए, मुझे पता चल जाए कि पार्ले जी बिस्किट सिर्फ मेरे पास है, मेरी दुकान है,
उसका नाम है अंकित महान स्टोर। जर्नल क्यों रखो, जर्नल थोड़ी, महान स्टोर नाम है, अंकित महान स्टोर। मुझे पता लगा कि इस इलाके में सिर्फ मेरे पास ही पार्ले जी बिस्किट है, और कल परसों एक त्यौहार आने वाला है जिसमें भगवान को पार्ले जी बिस्कुट चढ़े हुए हैं, तो मैं उस पार्ले जी की कीमत 5 रुपए रखूंगा या 10 रुपए बेचूंगा। पर मैंने देखा कि ज्यादा भक्त हो गए तो 10 का बेचूंगा या 15 का बेचूंगा। बेशक भगवान मुझे पाप दे दे बाद में, लोग कहेंगे पापी आदमी प्रसाद में भी पैसा कमा रहा है, पर फिर भी प्रॉफिट कितना होगा, बहुत। यानी कैपिटलिस्ट आदमी, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफे बल देते हैं, फायदा होना चाहिए। ऐसा ही सोवियत संघ में ये चाहते हैं फायदा होना चाहिए, लेकिन ये भूल गए हैं सोवियत संघ में एक भाई साहब आ गए हैं, उन भाई साहब का नाम है लेनिन। का नाम है लेनिन, पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। मैंने तो पहले ही कहा था रशियन भाषा सिर्फ मुझे आती है, तो तुम्हें सिर्फ सुनना है। पूरा नाम है भाई साहब का व्लादिमीर लेनिन, शॉर्ट फॉर्म है लेनिन। आपने भगत सिंह का नाम सुना है? भगत सिंह लेनिन को अपना गुरु मानते थे। मैं इंडियन हूं ना बहुत, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो भगत सिंह अपने गुरु मानते थे लेनिन को, तो ये बढ़िया आदमी है। और लेनिन जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित था उसका नाम है कार्ल मार्क्स। अब लोग भैया ये कैसे अजीब जैसा नाम बता रहे हो आप, तो बस कि दिमाग के किसी कोने में रख लो, अगर है तो, कोना कह रहा हूं, दिमाग नहीं, कोना है तो रख लो। तो लेनिन जिसको पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं वो है कार्ल मार्क्स, और भगत सिंह जिसको पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं वो है लेनिन। और हम भगत सिंह की फोटो को लगा लगा के बड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई तो हमसे होती नहीं है, तो लगा चलो भाई साहब फोटो लगा लेते हैं इसकी, बाइक पे, किताब में, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, जगह जगह फोटो लगा दी। तो हम लोग फोटो लगा लगा के बड़े हुए हैं, ये लोग पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। यही अंतर है पीढ़ी का, एक फोटो लगा लगा के और एक पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। आधे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट है कि स्क्रीनशॉट रख लेते किताब का, भैया मुझे ना नोट्स मिल गए हैं, कहाँ है? फोन में। 1 साल बाद नोट्स कहाँ है? फोन में। जहाँ पहले थे आज भी वहीं पर है। तो इसीलिए बहुत एडवांस हैं आजकल के बच्चे, बहुत पढ़ते हैं ना दिन रात, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है, होने चाहिए, ताकि अब कभी पढ़ने का मन करे तो हो ना नोट्स, इसीलिए हम भी आपको पीडीएफ भी भेजेंगे। तो फरवरी 1917 में क्रांति हुई। क्रांति का एक ही उद्देश्य है, राजा जाए और लोकतंत्र आए। लोकतंत्र आया, सरकार आई पूंजीवादियों की। समस्या ये है पूंजीवादी लोग जनता की बिल्कुल सुनते नहीं है, वो चाहते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाना, और जब कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो करना चाहता है शोषण, और वो कर रहा है जनता का शोषण। जनता का शोषण हुआ, ये बात एक आदमी से देखी नहीं गई। उस भाई साहब का नाम था लेनिन। का नाम है लेनिन, और लेनिन की एक पार्टी है उसका नाम है बोल्शेविक। का नाम है, ठीक है, तो एक नाम याद रखना है लेनिन, एक याद नाम रखना है बोल्शेविक। ये दो नाम आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक और लेनिन, ठीक है। अब लेनिन से ये देखा नहीं गया कि भाई साहब कितने बेहुदा लोग हैं, कि राजा था तब भी हमारी हालत यही थी, और अब सरकार बन गई है तब भी हमारी हालत यही है। ये सही बात है या गलत बात है? गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और लेनिन ने रूस के लोगों को समझाया कि देखो पूंजीवादी व्यवस्था बहुत घटिया व्यवस्था है, बहुत खराब व्यवस्था है। अगर पूंजीवादी रहा तो हमारी हालत वही होगी जो राजा के समय थी। और जनता धीरे 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 ये बात समझने लगी। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का टाइम लगा लेनिन को समझाने में कि देखो ये गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, हमें ये नहीं करना चाहिए। और इसके बाद एक क्रांति हुई, इसे कहते हैं अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर एक क्रांति हुई, ये क्रांति की थी लेनिन ने। किसने की थी? लेनिन ने। तो इसीलिए हम इसे लेनिन की क्रांति कहते हैं। जो बगल में दिख रहा है कोई आदमी, ये लेनिन है और ये इनके सपोर्टर है, ठीक है। और ये भाई साहब है लेनिन। लेनिन ने क्रांति की, इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इसी क्रांति को रूसी क्रांति भी कहते हैं। कौन सी क्रांति कहते हैं? और यही क्रांति है जो समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने वाली है।
इसीलिए इसे समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, रूसी क्रांति भी कहते हैं, अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। ये जिसके खिलाफ थी वो था पूंजीवाद, और जिसके सपोर्ट में थी वो था समाजवाद या साम्यवाद। हाँ या ना? क्योंकि इससे पहले राजा नहीं है, लेकिन इससे पहले पूंजीवादी लोग हैं, और ये पूंजीवादी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा समाज पर या समाज के संसाधनों पर बल दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने दो बातें समझ ली। अक्टूबर क्रांति के बाद पूरा का पूरा रूस हो गया समाजवादी। क्या लगता है जिनकी सरकार थी वो चुपचाप बर्दाश्त करेंगे या वो मूवी मारने पीटने निकल जाएंगे? और इसी बीच में 1917 से लेकर 1922 तक इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा। कभी 2-4 लोगों को वो मार देते हैं, कभी ये 2-4 लोगों को मार देते हैं, कभी 2-4 लोगों को वो मार देते हैं, ये मार देते हैं, पर तब तक ये चलता रहा। 1922 में जाकर गृह युद्ध हो गया समाप्त। क्या समाप्त हो गया? गृह युद्ध का मतलब होता है एक ही देश के भीतर दो समूहों के बीच में होने वाला संघर्ष। रूस में ही पूंजीवादी लोग साम्यवादी को मार रहे हैं, साम्यवादी लोग पूंजीवादी को मार रहे हैं। तो ये युद्ध है या गृह युद्ध है? ठीक है। 1922 में जाकर ये गृह युद्ध खत्म हुआ। लेनिन ने कहा हो गया तुम्हारा, मर गए सबके सब। अब सुनो मेरी बात, मतलब लेनिन की बात सुनो। लेनिन ने कहा जैसा हमारा साम्राज्य जार के समय था वैसा ही साम्राज्य हम चाहते हैं। लोगों ने कहा हाँ चाहते हैं। जो व्यवस्था उस समय थी वही व्यवस्था हम चाहते हैं। लोगों ने कहा चाहते हैं। और फिर 1922 में, कब? 1922 में लेनिन ने दोबारा से उन सभी देशों को जोड़ लिया जो कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, और उन्होंने इसको जोड़कर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब ये सबके सब देश हैं, लेकिन ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी हैं, और इन सबके पास क्या थी? सोवियत। तो लेनिन ने सभी की सोवियत को मिलाकर एक सोवियत बनाया जिसकी विचारधारा साम्यवादी थी। तो हम लोगों ने पहले राजा को मारा, फिर पूंजीवादियों को तोड़ा, फिर रूसी साम्राज्य तोड़ा, और दोबारा से रूसी साम्राज्य जोड़ दिया। रूसी साम्राज्य जब जोड़ा तो इसका नाम रूसी साम्राज्य नहीं, इसका नाम यूएसएसआर था। यूएसएसआर का मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी माध्यम में कहते हैं सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। चलती फिरती भाषा में इसे कहते हैं सोवियत संघ, क्योंकि ये सभी सोवियत को मिलाकर बनाया गया एक संघ है। संघ का मतलब एक संगठन है। संघ मतलब क्या होता है? संगठन। तो जितनी भी, मैंने आपको पहले बताया था, सोवियत मतलब निर्णय लेने की संस्था। तो इसके पास सोवियत थी, इसके पास सोवियत थी, इसके पास सोवियत थी। इन्होंने अपनी सोवियत को मिला लिया और एक सोवियत बनाया, तो इसीलिए सोवियत संघ कहते हैं। सभी सोवियतों को मिलाकर बनाया गया संगठन सोवियत संघ कहलाता है। जैसे विवाह खत्म होने के बाद पंडित जी कहता है मंगलम विष्णु भगवान मसलम स्वाहा, वैसे मैं कह रहा हूं समझ में आ गया? बोलो हाँ। आ रहा था या ऊपर से जा रहा था?